नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 2, दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और इस चैप्टर का आज है लेक्चर नंबर 4। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ या सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? यह सवाल क्यों बनता है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से देश हैं जिनका विघटन हुआ है। यूगोस्लाविया की हम बात करते हैं, यूगोस्लाविया का विघटन हो गया था जातीय धार्मिक मामलों की हिंसा को लेकर करके। काफी ऐसे विघटन हुए हैं। तो ये सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ये इतना आश्चर्यजनक सवाल क्यों बनता है? तो ये इसलिए बनता है बच्चों, उस सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ जिसका जो 1929 की जब महामंदी आती है और पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई होती है, पर सोवियत संघ में पत्ता भी नहीं हिलता, मतलब स्मूथली अर्थव्यवस्था चलती है। इतनी बेहतर अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ तो हुआ कैसे? जिस सोवियत संघ की अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, उस इतनी विशाल और इतनी बेहतर अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ तो हुआ कैसे? ये बड़े सवाल हमारे सामने हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य शक्तियों में से एक शक्ति मानने वाली सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हुआ कैसे? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सीट पर बैठने वाली सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हुआ कैसे? ऐसे क्या कारण रहे कि जिस इस मजबूत संगठन को, इस मजबूत संघ को टूटना पड़ा, विघटन होना पड़ा? ऐसे क्या कारण रहे? क्या सिर्फ और सिर्फ गोर्बेचेव के सुधार ही इस विघटन के जिम्मेदार है? अगर गोर्बेचेव सुधार ना करते तो क्या सोवियत संघ का कभी भी विघटन नहीं होता? या गोर्बेचेव के सुधारों ने क्या विघटन को बिल्कुल थोड़ा सा पुश कराया कि हाँ साहब हो जाए सोवियत संघ का विघटन? क्या पूरी कहानी है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोवियत संघ के विघटन में एक बड़ी भूमिका निभाई है? क्यों हुआ है सोवियत संघ का विघटन? इसमें हम जानेंगे। अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन होने में कौन से बिंदुओं ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला कारण जानते हैं, अंदरूनी कमजोरी। अंदरूनी कमजोरी। बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चरों में यह भी एक बात कही थी और बार बार कहता हूं कि इंसान सबसे लड़ सकता है पर अंदर से नहीं। अपनों से हार जाता है, हम अंदर से हार गए जिस दिन हार गए। कहा जाता ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मन से अंदरूनी, तो यहां पर भी जो सोवियत संघ है वो अंदर से क्या होता जा रहा था? कमजोर होता जा रहा था। वो दुनिया के सामने तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था, और भैया बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, परंतु वो सच में अंदर से खोखला होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। उनके पास इतना पैसा नहीं बच रहा था। सारा का सारा जो पैसा है कहां? हथियारों पे खर्चा हो रहा था। जो लोगों की इच्छाएं थी, लोगों की जरूरतें थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उनके पास इतना धन नहीं था, तो अंदर से कमजोर था। बाहर से तो बिल्कुल वो यूं दिख रहा था। कुछ बच्चे आपको ऐसे दिखते होंगे बहुत से हेल्दी से, यूं हो ना, पर सच में उनमें अंदर क्या है? अंदर जान नहीं होती, अंदर ताकत नहीं होती। तो बाहर से तो ऐसा लगता है यार ये तो मुझे मार ही डालेगा, पर सच में क्या उनके अंदर जान नहीं होती। तो इसी प्रकार से सोवियत संघ पूरी दुनिया में तो यूं तो सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ बहुत बड़ा है, पर सच में सोवियत संघ को ही कंडीशन बताती है कि उनकी कंडीशन क्या है। बहुत बुरी हालात हो चुकी थी। तो सबसे पहला कारण है अंदरूनी कमजोरी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है कि सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं जो हैं वो अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए। तो उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक संस्था है, जैसे कि हम राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की बात करें तो क्या है वहां का? जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये राजनीतिक संस्थाएं हो गई। पॉलिटिकल ऑर्गन्स। आर्थिक संस्थाओं की बात करें तो वहां की जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला जो सिस्टम है, जो शासन है, जो सरकार है, इन सब में अंदरूनी कमजोरी आ चुकी थी। ये सच में अंदर से ताकतवर नहीं थे। इनके पास इतना धन नहीं था लोगों की इच्छाएं पूरे करने का, इस एरिया का विकास करने का। तो अंदरूनी कमजोरी के कारण सोवियत संघ का पतन हुआ। सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। बड़े कारणों में से एक कारण अगर है तो अंदरूनी कमजोरी है। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। गतिरुद्ध का मतलब क्या हो जाता है? बिल्कुल स्टॉप सा लग गया। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। जिस प्रकार से एक तरफ अमेरिका की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही थी,
वेस्टर्न कंट्रीज की, पश्चिमी देशों का जीडीपी लगातार बढ़ता जा रहा था, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था में लगातार प्रगति होती जा रही थी। वहीं पर सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था उसमें गतिरोध लग चुका था, वो स्टेगनेंट हो चुकी थी, एक जगह रुक चुकी थी, उसका विकास नहीं हो पा रहा था। अब जब अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही है, ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आपके देश की बाउंड्रीज के अंदर, टोटल पूरी बाउंड्रीज के अंदर कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसको जिस बाजार मूल्य में बेचा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना चाहिए। अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज तो क्या है, एक दूसरे देशों की कंपनियों को बुला बुला करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहा था, खूब एफडीआई बुला रहा था, खूब पैसा उनके पास आ रहा था, तो उनकी तो अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही थी। परंतु यहां पर तो सब कुछ सरकार ने कंट्रोल कर रखा था, तो अर्थव्यवस्था गतिरोध हो चुकी थी, रुक चुकी थी अर्थव्यवस्था। इसमें उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नजर से देखने लगा, उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। तो उपभोक्ता की वस्तुओं में बड़ी कमी होने लगी। तो जो उपभोक्ता की वस्तुएं हैं, जो कंज्यूमर गुड्स है, उनमें बड़ी कमी होने लगी। हमने पढ़ा था कि अगर हम सोवियत प्रणाली को समझे तो उसमें हमने देखा था कि वहां की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे दूसरी बेहतर अर्थव्यवस्थाओं में गिनती सोवियत संघ की आया करती थी। और वहां पर पिन से लेकर के, एक छोटी सी पिन से लेकर करके कार तक बनाने का काम हुआ करता था। जो भी उपभोक्ता को वस्तुएं चाहिए थी, पिन से लेकर के कार तक सारी वस्तुएं वहां पर बना करती थी। परंतु अब समय समय के साथ जैसे आगे बढ़ता जा रहा था समय, उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं उनमें बड़ी कमी आ रही थी। ठीक है, तो जो सोवियत संघ की आबादी है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो नागरिक है, जो वहां की जनसंख्या है, उनका एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से मतलब अपनी जो शासन, जो व्यवस्था चला रहा है, जो सरकार जो व्यवस्था चला रही है, हम कह सकते हैं पॉलिटी। राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है? पॉलिटी। ठीक है, और पॉलिटी में आपको क्या पढ़ाया जाता है? संविधान पढ़ाया जाता है देश का, कि भाई देश ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये होगा, वो नहीं होगा। मतलब वो जहां पे जैसा शासन चल रहा था, साम्यवादी दल के द्वारा शासन, इन सब से क्या है, नाराज होने लगे थे लोग, क्योंकि लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। लोगों को जो मूलभूत वस्तुएं चाहिए थी, वो वस्तुएं भी नहीं मिल पा रही थी। उनको उपभोक्ता वस्तुओं की काफी कमी होने लगी। तो वो क्या है, शासन से, सरकार से नाराज होने लगे और खुलेआम बुराई करने लगे कि सरकार हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। सवाल खड़े करने लगे। ठीक है, जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया गया था, वहां पर अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया था कि आप हमारी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह आता है, ये दीदी भी सोच रही है और हमारे दिमाग में भी सवाल आता ही है, ये व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? बड़ा सवाल है ना। मैंने क्या कहा कि जो व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था, जो सोवियत संघ अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा नंबर रखता है, वो इतना कमजोर हुआ तो हुआ कैसे? जब महामंदी में पूरी दुनिया की स्थिति टाइट हो चुकी थी, जब सोवियत संघ बिल्कुल सबके सामने यूं खंबे की तरह खड़ा था, बिल्कुल मजबूत बनकर करके, वो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई तो हुई कैसे? कैसे उस सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डूब गई या कमजोर हो गई या उसकी अर्थव्यवस्था पे गतिरोध लगा, जिसमें हर पिन से लेकर के कार तक की वस्तु बनाई जा रही थी, उस सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई तो हुई कैसे? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल को समझने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोवियत संघ क्या है? अब सोवियत संघ ने क्या है, सोवियत संघ को मन ही मन में यह था कि भैया अमेरिका कभी भी अपन पे अटैक कर देगा, और अगर अटैक कर दिया तो उसकी बराबर के हमारे पास परमाणु हथियार होने चाहिए, उनसे ज्यादा ही होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो सैन्य सामान है हमारे पास वो होने चाहिए, मिलिट्री वाले सामान होने चाहिए, बंदूकें होनी चाहिए, गोले बारूद होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जिससे कि हम बराबर अमेरिका को टक्कर दे सके। अब क्या है कि अमेरिका के पास तो खूब धन था और जितने सपोर्टिंग कंट्रीज थे अमेरिका के, वो भी सारे के सारे खूब पावरफुल थे, अच्छा खासा धन पैसा था उन लोगों के पास, तो वो तो खूब अच्छे खासे मिलिट्री के सामान भी बना लेते थे, उपभोक्ता वस्तु भी बना लेते थे, उनका तो काफी अच्छा चला था। पर अब उनको टक्कर देने के लिए क्या करा कि सोवियत संघ ने अपना जितना भी धन है, ज्यादा से ज्यादा धन किस पे, मिलिट्री पे खर्चा कर दिया। खूब पैसा मिलिट्री पे लगाया, परमाणु बम बनाया, मिलिट्री के लिए सामान बनाया, गन्स खरीदी, बंदूकें लेकर के आए, गोला बारूद, खूब पैसा उन्होंने किस पे खर्चा कर दिया है, हथियारों पे खर्चा कर दिया, जिससे कि वो अमेरिका और अमेरिका के जो सपोर्टेड कंट्रीज है, अमेरिका को समर्थन करने वाले देश है, उनसे युद्ध से बचा जा सके और जो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे हैं उनको बचाया जा सके। तो सोवियत संघ ने अपने जो संसाधन है, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका अधिकांश भाग किस पे खर्चा करा, परमाणु हथियारों पे और सैन्य साजो सामान पर लगा दिया। ये आपको तस्वीर दिखाई गई मिसाइलों की। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। अब उसने देखो, पहला तो पैसा कहां पे खर्च करा, परमाणु हथियारों पे खूब पैसा खर्च करा। दूसरा जो संसाधन थे वो पूर्वी यूरोप के जो पिछलग्गू देश थे,
अब पूर्वी यूरोप के मैंने आपको क्या बोला, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे मिली हुई है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, जो पूर्वी देश है यूरोप के वो मिले हुए थे। इसके अलावा आप देख लो बाल्टिक जो कंट्रीज है वो बाल्टिक कंट्रीज यहाँ पे मिली हुई थी, ठीक है, लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये तीनों यहाँ पे मिली हुई थी। और उसके अलावा कार कंट्रीज थी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, इन तीनों से मिलकर करके प्लस रशिया, इन चारों से मिलकर के क्या बना हुआ था, सोवियत संघ बना हुआ था। तो अब ये जो है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, उन देशों को पहले तो क्या करा, फांसीवादी ताकतों से आजाद कराया। अब आजाद करा करके उन्होंने अपने साथ तो मिला लिया सोवियत संघ में, पर उनके विकास पे सोवियत संघ ने खूब पैसा खर्च करा, क्योंकि वो काफी पिछड़े हुए थे, उनके विकास पे खूब पैसा खर्च करा, जिससे कि उन देशों को ये लगे कि रशिया या सोवियत संघ हमारा बहुत ध्यान रखता है, हम पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, हमें सोवियत संघ में मिले ही रहना है, सोवियत संघ से हम लोगों को अलग नहीं होना, सोवियत संघ के साथ ही हम लोग रहेंगे। तो अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन पिछलग्गू देशों पर के विकास पे उसने खूब पैसा खर्च करा। तो पहला ज्यादा पैसा किस पे खर्च करा, परमाणु हथियारों पे, जिससे कि अमेरिका को टक्कर दी जा सके। उसके अलावा पूर्वी यूरोप के जो पिछलग्गू देश है उनके विकास पे, इसके साथ देखिएगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज के विकास पे भी खूब पैसा यहाँ पे खर्च करता है सोवियत संघ। यही कारण था कि वो कार कंट्री सोवियत संघ से अलग नहीं होना चाहती थी। मतलब सोवियत संघ अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपनी जय जयकार करवाने के लिए कहीं ना कहीं अंदर से खुद ही कमजोर होता जा रहा था। इसलिए कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब जो दया की या दान की भी शुरुआत होती है ना बेटा, वो घर से होती है। आप खुद भूखे मर रहे हो और बाहर जाकर के दिखावे के लिए कि लो साहब मैं ये बांट रहा हूँ, मैं ये बांट रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और आज के समय में तो दिखावा कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। 5 रुपए की चॉकलेट बांटते हैं, 5 लोग उसमें तस्वीर खिंचवाते हैं, तो आज के समय में तो वैसे भी दिखावा बहुत ज्यादा है, तो दिखावा नहीं। तो सोवियत संघ ने क्या है कि अपना नाम, बस वो एक कहता है ना ईगो, इनका नहीं साहब हम भी पावरफुल है और हमारी जो विचारधारा वही विचारधारा श्रेष्ठ है, उसी के चक्कर में क्या है दिखाता तो गया कि देखो हम सबसे पावरफुल है, हम सबसे पावरफुल है, इतने हथियार बना लिए, इतने देश हमारे साथ है, पर अंदर से सिस्टम कमजोर पड़ चुका था, अंदर से सिस्टम खोखला पड़ चुका था। और वो सिस्टम खोखला क्यों पड़ा, क्योंकि उसने दिखावे के चक्कर में अमेरिका की तुलना में ज्यादा परमाणु हथियारों पर पैसा खर्च करा। उसने उन देशों को जबरदस्ती साथ में बनाए रखने के, ये भी ले लो, ये भी ले लो और हमारे साथ बने रहो, तुम्हारे यहाँ पे ये बनवा देंगे, ये करवा देंगे, पर तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना। अब ये सारे के सारे जो खर्चे करे तो उससे आर्थिक दबाव तो बनना ही था। सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी, परंतु अब एक समय पर आकर करके इंसान गिर ही जाता है कि भैया हाँ ये खर्चा भी ले लिया, ये खर्चा भी ले लिया, ये खर्चा भी उठा लिया, पर एक समय क्या करने के बाद तो वो खर्चे से दब ही जाएगा। अब सोवियत संघ ने परमाणु बमों पर खूब पैसा खर्च करा, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पे पैसा खूब खर्च करा, कार कंट्रीज के विकास पे खूब पैसा खर्च करा, इन सब के विकास पे खूब पैसा खर्च करा। तो इससे क्या है, काफी ज्यादा आर्थिक दबाव में आ गया, खूब ज्यादा लॉस में जाने लगा सोवियत संघ, और इसको सोवियत संघ इसका सामना नहीं कर सका। पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। अब देखो, अब सोवियत संघ वैसे तो पूरी दुनिया को क्या दर्शाता था कि भैया यहाँ के लोगों को हमने मूलभूत सुविधाएं दे रखी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब दे रखा है, यहाँ का जैसा जीवन स्तर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। और ये बात दुनिया से ज्यादा विशेषकर किसके माइंड में बिठाई, सोवियत संघ के नागरिकों के माइंड में। हर देश जो सोवियत संघ से जुड़ा हुआ उसके माइंड में बिठा दी कि भैया अपन से बेहतर फैसिलिटीज कहीं पर भी नहीं है, सबसे अच्छी फैसिलिटीज कहां पर है, अपने यहीं पर है, तो इसलिए अपन सबसे ज्यादा ताकतवर, अपन सबसे बढ़िया। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए देश, उनके नागरिकों को यह पता चला कि यार जो पश्चिमी मुल्क है, जो अमेरिका के साथ जो देश जुड़े हुए हैं या अमेरिका को सपोर्ट करने वाले जो देश हैं, वो तो गजब की तरक्की कर रहे हैं, उनके पास जो फैसिलिटीज, जो सुविधाएं हैं वो हमारे पास तो है ही नहीं, ये तो सरकार हमें अंधेरे में रख रही है। सरकार रोज कहती है नहीं अपन से बेहतर जो है वो कहीं नहीं है, अपन से ज्यादा अच्छी सुविधाएं कहीं नहीं है, पश्चिमी मुल्क तो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वहां पे लोग गरीबी से मर रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर सोवियत संघ आपको दे रहा है। परंतु सोवियत संघ के नागरिक समझ चुके थे कि भैया सोवियत संघ की तुलना में बहुत अच्छी फैसिलिटीज पश्चिम के मुल्कों में है, पश्चिम के देशों के पास है, वहां के नागरिकों के पास है। तो पश्चिमी मुल्कों की जो तरक्की है उसके बारे में सोवियत संघ के नागरिकों को अब जानकारी मिलना शुरू हो चुकी थी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। अपनी राज्य व्यवस्था मतलब सोवियत संघ का जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था उसमें, और पश्चिमी जो देश है वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में वो बिल्कुल अंतर कर सकते थे, वो बिल्कुल अंतर कर सकते थे। देखो अब यहाँ पर जो राज्य व्यवस्था चल रही है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप कह सकते हो तानाशाह वाला सा सिस्टम है सोवियत संघ में। एक ही पार्टी राज करेगी,
साम्यवादी दल। अब साम्यवादी दल में जो महासचिव बन गया भैया वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब वही सारे अपने हिसाब से काम करेगा, वो जो चाहेगा उस प्रकार से नियम लागू करेगा। कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, परंतु वहां पर पश्चिमी देशों में ज्यादातर में क्या है, लोकतांत्रिक विचारधारा है। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ की जो दो विचारधारा है, राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा उनकी साम्यवाद है कि सब कुछ साम्यवाद, साम्यवादी दल के हिसाब से, और आर्थिक विचारधारा समाजवाद है कि भैया सब कुछ सरकार कंट्रोल करके ही चलाएगी। और अगर मैं पश्चिमी देशों की बात करूं, विशेष करके अमेरिका की बात करूं, तो राजनीतिक विचारधारा क्या है, लोकतंत्र। और अगर मैं बात करूं उसकी आर्थिक विचारधारा की, तो पूंजीवाद। तो पूंजीवाद, तो अब गोर्बेचोव भैया जब आए तो वो क्या कर रहे थे, साम्यवाद से लोकतंत्र लेकर के आना चाहते थे और समाजवाद से पूंजीवाद लेकर के आना चाहते थे। तो अब वहां की जो राजव्यवस्था है, वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और सोवियत संघ वालों ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम देखा, अपना इकोनॉमिक सिस्टम देखा, तो उन्होंने देखा भैया हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कहीं पर भी अमेरिका के और अमेरिका के साथी देशों के टच नहीं होता है। उनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, लोगों के पास बहुत अधिकार है, वहां पे बहुत सारे ऐसे कानून पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको मिले हुए हैं, वो अभिव्यक्ति की आजादी है, खूब आगे वो देश बढ़ रहे हैं। और सोवियत संघ में कोई भी देश इतनी तरक्की नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ सरकार तानाशाही बनकर करके दबाने की कोशिश कर रही है। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। तो काफी सालों तक इन लोगों को यह बताया गया कि जो सोवियत की जो राज्य व्यवस्था है, जो सोवियत का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो साम्यवाद हो, समाजवाद हो, देखो अब राज्य व्यवस्था की जब बात आएगी, पॉलिटिक की जब बात आएगी ना, तो देखो जो इकोनॉमिक्स है ना बेटा, जो इकोनॉमिक्स है उसको आप कह सकते हो बेस कहा गया है पॉलिटिकल साइंस का। इसलिए मैं काफी बार बच्चों को कहता हूं कि अगर आप पॉलिटी लेते हैं तो आप इको जरूर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस के साथ इको लेनी ही लेनी चाहिए, हर बच्चे को लेनी चाहिए। और आप पॉलिटी ले रहे हो तो इको आपको लेनी ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटी का आधार है इको। क्योंकि इको के बिना पॉलिटी नहीं चलती है, इको के बिना पॉलिटी नहीं चलती है, पॉलिटी का आधार माना गया है इको को। अब यहां पर कहा गया कि सोवियत की जो राज्य व्यवस्था, जो सोवियत का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर बताया गया। क्योंकि देखो पॉलिटिकल सिस्टम ही क्या करता है, इकोनॉमी को अडेप्ट कर रहा है। अब यहां पर इन्होंने समाजवाद की विचारधारा को अपनाया कि हम सरकार कंट्रोल करेगी, सरकार ऐसा करेगी, सब कुछ ये होगा, तो वो भी तो पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है ना, पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है। अब यहां पे पूंजीवाद है तो ये भी तो पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है ना, कि सरकार इतना इंटरफेयर करेगी, इतना नहीं करेगी। तो इकोनॉमी हमेशा क्या माना गया है, पॉलिटी का बेस माना गया है। वो इकोनॉमिक्स के बिना पॉलिटिक्स कहीं पर भी नहीं चल सकती, पॉलिटी कहीं पर भी नहीं चल सकती। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें एक बहुत जो सोवियत संघ के विघटन का जो कारण है वो लोगों की नाराजगी है। लोग नाराज क्यों हैं, क्योंकि जो उनकी आर्थिक इच्छाएं ना वो पूरी नहीं हो पाई। आर्थिक इच्छाएं जो हैं ये कहां पढ़ाई जाती है इकोनॉमिक्स में, कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, मंदी का दौर नहीं आना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए। इस प्रकार के जो सारे टॉपिक्स है हम कहां पे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और अगर प्रति व्यक्ति आय लोगों की अच्छी रहेगी, लोगों में गरीबी नहीं रहेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई नहीं होगी, मंदी नहीं होगी, तो फिर चाहे कोई भी सरकार शासन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कोई भी जो विचारधारा है, या हम जब भी अधिकारों की मांग करते हैं, कोई भी विचारधारा है, ये सब बेटा पेट में कुछ जाने के बाद ही होता है। ठीक है, खाली पेट कभी भी कोई व्यक्ति किसी विचारधारा के पक्ष विपक्ष में बात नहीं करता है। कभी भी आप गरीब व्यक्ति को देख लेना, वो ये नहीं कहेगा साहब ये विचारधारा अच्छी है वो बुरी है। अरे वो कहता है 2 वक्त की रोटी दे दे, वही विचारधारा अच्छी है, वही अच्छा है। तो ये तो जो खाए पीने के बाद फिर हमें बातें आती है ये अच्छा है ये बुरा है। तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या चाहिए, पेट में कुछ चाहिए। खाली पेट उससे कुछ भी काम नहीं होता है, वो ज्ञान नहीं दे सकता। खाली पेट में कुछ जाएगा तभी बाहर कुछ आएगा। तो और ये जाएगा मतलब क्या है, लोगों को रोजगार मिले, पैसा मिले, वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और इकोनॉमिक्स के आधार पर फिर पॉलिटी चलती है। इकोनॉमिक्स सब कुछ सही रहा तो पॉलिटी आराम से आसानी से चलती ही रहेगी। तो अब सालों तक इनको बताया गया कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, वो कहीं ना कहीं उनके सिस्टम से 100 गुना बेहतर है। तो इसलिए आप चिंतित मत हो, हमारा सिस्टम अच्छा है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। और लेकिन सच्चाई क्या थी, सोवियत संघ पिछड़ चुका था। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि सोवियत संघ दुनिया के सामने यूं बन रहा था, पर सच में वो यूं हो चुका था। अंदर से वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था, बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। कुछ लोग होते हैं ना जो वैसे हेल्दी दिखते हैं पर अंदर से उनके बहुत दुख होता है। उनके पास कभी बैठ जाओ तो वो दुख की नैया बांधे।
अरे ये भी परेशानी है यार, ये भी परेशानी है, ये भी, वो अंदर से बहुत कमजोर हैं। तो उसी प्रकार से सोवियत संघ था, दुनिया के सामने तो ये दिखा रहा था नहीं नहीं साहब कोई कमी नहीं है हमारे देश में, हमारा संघ बहुत मजबूत चल रहा है, ये है वो है ऐसा वैसा, परंतु अंदर से कमजोर हो चुका था। जब सोवियत संघ के लोगों को बार बार में हर साल ये कहा जा रहा था कि साहब हमारी राज्य व्यवस्था, हमारा सोवियत का पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सोवियत का इकोनॉमिक सिस्टम उन पश्चिमी देशों से 100 गुना बेहतर है, उन पूंजीवादियों से बेहतर है, परंतु जब सच्चाई पता चली, लोगों को ये पता चला कि सोवियत संघ आगे नहीं जा रहा है, सोवियत संघ पिछड़ता जा रहा है और पश्चिमी देश, पश्चिमी मुल्क और वो पूंजीवादी देश बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तो इस बात का एक बड़ा धक्का देश के नागरिकों को लगता है कि यार सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों अंधेरे में लोगों को रख रही है, क्यों ऐसा कह रही है कि नहीं सब हम बहुत आगे जा रहे हैं। पर सच्चाई तो यह है कि सोवियत संघ पिछड़ रहा है, इससे लोगों का और देश का बड़ा ही नुकसान हो रहा है। यह पूरे सोवियत संघ की एक तस्वीर आप लोगों के सामने। अब बात करते हैं राजनीतिक कारण। तो हमने पहला कारण क्या देखा, अंदरूनी कमजोरी, ठीक है, अंदरूनी कमजोरी के कारण सोवियत संघ का विघटन बड़ा कारण माना गया। दूसरा है भैया राजनीतिक कारण, कुछ पॉलिटिकल कारण रहे, आइए पॉलिटिकल वाले भी जान लेते हैं। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। अब सोवियत संघ जो प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से ना काफी गतिरोध हो चुका था, रुक चुका था। क्या क्या हुआ इसमें, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और ये पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। तो देखिए सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी जो दल है, उसी ने शासन किया, 70 सालों तक शासन करा, ठीक है, और ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी कि वो जो भी कर रही है वो जनता को पता है, जनता की इच्छाओं के अनुसार करे। देखिए ये जो देश, कोई भी देश होता है ना, वो जनता से बनता है बेटा, लोगों से बनता है, ठीक है ना, लोगों से बनता है। और जैसे हम कहते हैं ना कि मकान ईंट से पत्थर से बन सकता है, पर घर लोगों से बनता है। वहां पर रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झोपड़ियों में भी वो बहुत खुश है, ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े महल बना लिए पर रोज उनके घर में क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं, वो मकान बन करके रह जाते हैं, घर नहीं बनते। और झोपड़ी मकान ना हो पर वो घर बन जाती है, घर में सुकून मिलता है, इंसान को आराम मिलता है। उसी प्रकार से जो देश है ना बेटा, देश लोगों से बनता है, लोगों की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहिए। अब आप ये चीज सोचिए, भारत की राजनेताओं की मैं इतनी तारीफ क्यों करता हूं। आपने जब भारत वाली स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब मैंने पढ़ाई तो मैंने आपको हर बार 2 बातों पर विशेष जोर दिया। मैंने पहला तो हमेशा एक बात कही कि बेटा भारत ने बहुत कुछ करा है, परंतु और भी बहुत कुछ करने की हमें आवश्यकता है। और दूसरा कि भारत के राजनेताओं, नेहरू जी से लेकर करके अभी मोदी जी तक, सभी ने कुछ बहुत बेहतर काम किए हैं, उनकी तारीफ करो उतनी ही कम है। हमने देखा कि कितने हमारे क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर कितनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठी, कितनी क्षेत्रीय मांग उठी, कितनी बार हिंसाएं हुई, कितनी बार दंगे हुए, परंतु भारत की सरकार ने, भारत के नेताओं ने, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम ने शांतिपूर्ण तरीके से उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करा। लोगों की आकांक्षाओं को दबाया नहीं, कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि जाओ उन पर गोलियां चला दो, उनको दबा दो, उनको मार दो, नहीं, आओ बैठ करके बात करते हैं, आओ टेबल पर बात करते हैं। और वो कहते हैं कि गोलियों से नहीं, आओ मुंह से बात करेंगे, गोलियां मत चलो, आप भी भारत के लोग, हम भी भारत के लोग, क्यों, आओ बैठ करके बात, आपकी समस्या है उसका समाधान होगा। तो लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को क्या है हैंडल करा, इसलिए मैं भारत के नेताओं की तारीफ करता हूं। और अब यहां पर देख लो, 70 सालों तक साम्यवादी जो दल है उसने शासन करा, ठीक है, पर वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जनता जैसे ही विरोध करती, मारो मारो उनको, आवाज नहीं उठानी चाहिए। जनता पूछती है ये कैसे हुआ, मारो मारो, मिलिट्री वालों को बोला मारो इनको, पूछ रहे हैं सरकार से, पूछ रहे हैं कैसे हुआ, जो कर रही है सरकार से ही करे। सरकार जनता को जवाब नहीं दे रही थी कि साहब ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये सही है या गलत है। जनता जैसा चाह रही थी उस हिसाब से सरकार नहीं चल पा रही थी। और मैं हमेशा कहता हूं जो सरकारें काम करती है वो 2 आधार के हिसाब से करती है, पहला देश का संविधान के अनुसार और दूसरा देश के लोगों की इच्छाओं के अनुसार। और हमारा भारत का संविधान तो खुद ये कहता है कि सबसे पहले जो है वो जनता है, जनता सर्वोपरि है। इसलिए भारत की उद्देशिका में सबसे पहले लिखा गया, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। कि सरकारें, और फिर अटल जी की मुझे वही पंक्तियां याद आती हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी, उठेंगी गिरेंगी, पर देश का लोकतंत्र बना रहना चाहिए और देश की जनता सदैव खुश रहनी चाहिए। तो जनता सर्वोपरि है हमारे लिए, जनता सबसे इंपॉर्टेंट है। और सच में जनता को इंपॉर्टेंट मान लिया तो वो देश कभी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है, वो अंदर से हमेशा मजबूती बने हुए रहते हैं।
दूसरा है गतिरुद्ध प्रशासन। अब देखो जो प्रशासन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गतिरुद्ध हो चुका था, रुक सा चुका था। अब एक तो प्रशासन में हमने ये देखा था कि वहां पर क्या है, जो नौकरशाही है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अफसर है, उनका दबदबा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुका था, वो उनकी ज्यादा एक्टिविटीज होने लगी थी और फिर उससे क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, करप्शन बढ़ने लगा, लोगों तक सुविधा ही नहीं पहुंच पाई, वो अपने पावर का मिसयूज करने लगे, तो सही से जितना काम होना चाहिए था ना उतना काम नहीं हो पाया। भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता। देखो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, क्योंकि अब वो सारे के सारे सरकार ने बिठा दिया, हाँ साहब ये अधिकारी ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, परंतु अब वो क्या है कि जनता से सरकार ने जो काम कहा है करने के लिए वो कर रहे हैं, उसके लिए पैसा ले रहे हैं। भ्रष्टाचार का, करप्शन का मतलब क्या होता है? करप्शन का मतलब ये होता है बेटा, जिस पद पर मुझे बिठाया गया है, जिस पद पर मुझे बिठाया गया है काम करने के लिए, और उसका काम का पेमेंट मुझे और कोई कर रहा है और फिर भी मैं उसी काम के लिए आपसे पैसे मांगू, तो ये क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा। मैं आपको एक छोटा सा चलो उदाहरण सा देता हूं, करप्शन का एक उदाहरण सा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आज आपने लर्निंग शेयर का कोर्स ले लिया, वैसे अभी तक आर्ट्स का कोई कोर्स है नहीं, ठीक है, 2023 में मैं खड़ा हूं, जब तक की बात कर रहा हूं, आगे कभी कोई बच्चे ये वीडियो देखे तो आगे संभावना रहेंगी हमेशा। जैसे अभी तक कोई कोर्स नहीं है, जैसे लर्न एंड शेयर पे निखिल सर ने कहा कि भैया आर्ट्स के जो 12th आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए 3000 में ये वाले सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल है। अब मैंने आप लोगों को, आप मुझे डाउट ग्रुप बना दिए गए और कर दिए गए, और फिर मैंने आप बच्चों को फोन कर करके बोला मेरे पर्सनल नंबर से कि बच्चों अगर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए ना तो 1000 रुपए मेरे अकाउंट में और भेजना, ये रहा मेरा फोन पे नंबर, ये रहा मेरा फोन पे नंबर। अब वो भी भ्रष्टाचार है, क्यों? क्योंकि 3000 रुपए में जब निखिल सर ने कोर्स बोला है तो उसमें मेरे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स होंगे, पर जो काम का मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है कि हाँ सर आपको ये काम करने और इस काम का आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा, उस काम का जो मुझे पैसा मिल रहा है परंतु उस काम के लिए मैं वापस आपसे पैसा ले रहा हूं, वही भ्रष्टाचार है। ये सरकारी दफ्तरों में होता है। सरकार ने बिठा रखा है साहब जनता का काम करना है, जनता के सेवक बनकर के काम करना, और महीने की 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख की तनख्वाह मिलेगी, परंतु क्या करते हैं, अच्छा जी काम करना है तो फाइल में कुछ लगाइए, फाइल में कुछ लगाइए, चाय पानी का, मिठाई का बंदोबस्त करिए साहब, थोड़ा सा 5,000, 10,000, 20,000 फाइल में लगाइए, आपका काम पहले हो जाएगा, नहीं तो फाइल दब जाएगी नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो काम है ना वो वहां पे सोवियत संघ में होने लगा। भारी भ्रष्टाचार करने लगे अधिकारी, और जो उनकी गलतियां थी ना उन गलतियों को सुधारना नहीं चाहते थे, सुधारने में इनकेपेबल थे, गलतियों को सुधारना में अक्षमता थी, सुधारना ही नहीं चाहते थे, अक्षमता थी, इनकेपेबल वहां का सिस्टम था। शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा, और शासन में ज्यादा खुलापन नहीं लाना चाहते थे, ओपननेस नहीं लाना चाहते थे। यही बात मैंने आपको क्या कहा, जब गोरबेचोव भैया आएंगे तो ओपननेस की बात करेंगे, खुलेपन की बात करेंगे। शासन में ज्यादा खुलापन नहीं, खुलापन, शासन में खुलापन का मतलब क्या होता है, सरकार जो भी काम करे ना वो सब कुछ जनता को पता हो, पारदर्शी काम होना चाहिए। पारदर्शी मैंने पहले भी कहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसा, जैसे कांच का जो गिलास होता है, आप वो देखेगा, इधर से देख लो तो भी उधर का दिखेगा, और ऐसे घुमा करके देख लो तो भी उधर का दिखेगा, मतलब बिल्कुल आर पार की चीज आपको दिख सकती है, उसको पारदर्शी कहते हैं। बिल्कुल ओपन काम हो, कोई छुपा कुछ नहीं होना चाहिए, जनता से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, जो सरकार कर रही है वो सब कुछ जनता के पास पता होना चाहिए, अधिकारी क्या कर रहे हैं सब कुछ जनता को पता होना चाहिए। खुलापन नहीं लाना चाहते थे, ओपननेस नहीं लाना चाहते थे, बस सरकार और जो अधिकारी है वो जो करते जा रहे हैं, जनता को कुछ भी नहीं पता है। और आप गर्व करिए भारत पे, आप गर्व करिए भारत के पॉलिटिकल सिस्टम पर, देश के संविधान पर, देश के नेताओं पर, कि भारत वो देश है जिसने आपको आरटीआई का भी अधिकार दिया, कि राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत की सरकार तो कह रही है कि अरे भाई वैसे तो हम संसद के प्रति जवाबदेह हैं, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, पर भारत के नेता कह रहे हैं फिर भी अगर आपसे कोई डिपार्टमेंट वाला कोई बात छुपाता है तो आरटीआई लगाओ और जो जानकारी चाहिए वो ले जाओ। तो गर्व करिए आप देश पे और देश के नेताओं पर वहां पर खुलापन लाने में अनिच्छा थी, इच्छा ही नहीं थी वहां के। सोच रहे थे यार ज्यादा जनता को बता करके क्या करना है, चल रहा है ना अंदर के अंदर काम चलने, तो बाहर जनता को बता करके क्या कर लेंगे। तो शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा, और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना। देखो अब देश बहुत ज्यादा विशाल था, बहुत ज्यादा क्या है बड़ा था। अब देखो देश जब बड़ा है तो क्या होता है कि उनकी आकांक्षाएं ज्यादा होती है, हर एरिया में अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी इच्छाएं अलग अलग रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो सत्ता होती है, पावर होती है, उसको बांट देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे भारत में 2 सरकारें हैं, पहले केंद्र सरकार पूरे देश को चलाने के लिए,
केंद्र सरकार पूरे देश को चलाने के लिए, उसके बाद बनाई गई राज्य सरकार, वो एक एक राज्य को चलाने के लिए। जब 1992 तक आते आते हमें ये चीज महसूस हुई कि नहीं यार, दो सरकारें भी देश के लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही है, तो तीसरी सरकार भी हम लेकर के आए। हमने क्या करा, सत्ता को और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बांटने की कोशिश करी। आज आप लोगों को पता होना चाहिए, जो सत्ता का स्थानीय स्तर है, जहां पर हम देश में सरपंच, पंच और पार्षद चुनते हैं। आप लोगों ने कक्षा 11 में संघवाद का चैप्टर पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी संघवाद का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर पढ़ा है। इस सिर्फ और सिर्फ हम स्थानीय स्तर पर सरपंच, पंच, महापौर, पार्षद, आर्षद, इन्हीं में 36 लाख लोग पूरे देश में चुन रहे हैं। 36 लाख लोग तो हमारे देश में सरपंच, पंच, पार्षद, महापौर है बच्चों। ये 36 लाख बहुत से देशों की जनसंख्या नहीं होती है। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या सत्ता बांटने का काम करा, नीचे से नीचे लेवल तक हम पावर को लेकर के गए कि भैया पूरे देश के लिए एक सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सी फॉर कंट्री, सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेट, और एल फॉर लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट फॉर लोकेलिटी, मतलब जिस एरिया में आप रहते हो उसके लिए। तो हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण करा। पर रशिया तो भैया इंडिया से भी बहुत बड़ा है, वहां पे 11 तो टाइम जोन चलते हैं। मतलब आप यहां खड़े हो ना और यहां सुबह है, तो मान लो उस बिल्कुल रशिया के दूसरे एंडिंग कोने पर तो क्या होगा, रात हो रही होगी। 11 टाइम जोन वहां पर चल रहे हैं। तो इतना बड़ा था, फिर भी क्या था, सत्ता सारी की सारी केंद्रीकृत थी। मतलब एक जगह से सत्ता सारी चल रही थी, सारा पावर एक जगह ही था। और वो पावर किसके पास था, साम्यवादी दल के पास, कम्युनिस्ट पार्टी के पास। पार्टी के अधिकारियों को विशेषाधिकार। अब जो पार्टी के जो अधिकारी हुआ करते थे, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी थे, उनके पास क्या था, विशेषाधिकार थे, उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे, खास उनको बढ़िया सुख सुविधाएं उनको दी जाती थी। ठीक है, बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब जनता तो त्राही त्राही कर रही है, उपभोक्ता की वस्तुएं नहीं है, परंतु ये जो पार्टी के अधिकारी हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनको खूब बढ़िया सुख सुविधाएं मिल रही है, बड़े विशेषाधिकार मिल रहे हैं। परंतु अब एक बात मैं आपको एक और कह दूं, अब भारत के नेताओं की यहाँ पर भी बहुत अच्छी खूबी है। अब बहुत से लोग कहते हैं दिखावा करते हैं या और करते हैं, कुछ भी करो, पर भारत के नेताओं की और अच्छी बात है कि भारत के नेता जनता के बीच में जाएंगे, जब बिल्कुल ऐसे बन करके जाएंगे जैसे जनता है। ठीक है, जनता यूं बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि कभी भी आप किसी भी नेताजी को देख लेना, ऐसे सूट बूट पहन करके नहीं आएगा, अरे ऐसा ये नमस्कार जी नमस्कार, बिल्कुल ही हल्के फुल्के से कपड़े पहन के नमस्कार जी नमस्कार, मतलब। और ये और दिखा नहीं साहब, जनता के पास नहीं है, हमारे जनता के पास गाड़ी नहीं है, तो मैं गाड़ी में कैसे चल सकता हूं, मैं भी जनता के साथ पैदल चलूंगा। हमारे नेताजी तो ये तक करते हैं। अब चाहे दिखावा में करो, पर अच्छा आज से मैं वीआईपी गाड़ी नहीं रखूंगा, चलो चलो हटाओ, मैं आज से पैदल चलूंगा जनता के साथ। तो हमारा तो इतना अच्छा। और वहां के पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, वहां के पार्टी के अधिकारियों को खूब मौज करी, तो जनता को और गुस्सा आ गया, अच्छा भैया तुम तो मजे करो और हम तराही तराही करें। गलत बात गलत बात गलत बात। अब नेक्स्ट है गोरबेचेव के सुधार। ठीक है, तो पहला तो क्या हुआ, अंदरूनी कमजोरी। ठीक है, दूसरा क्या है कि भैया वहां का जो प्रशासन है उसमें गतिरोध लग चुका है, वहां पे रुकावट आ चुकी है। ठीक है, राजनीतिक जो कारण है वो हमने देखा, पहला अंदरूनी कमजोरी, दूसरा राजनीतिक कारण। जब भी आप लिखें कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ है, तो सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण, उसमें आप यूं बना दीजिएगा, पहला अंदरूनी कमजोरी, दूसरे राजनीतिक कारण, तीसरा गोरबेचेव के सुधार, और उसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे यू फ्लो चार्ट। फिर उसके बाद आप एक एक को एक्सप्लेन करना शुरू करिएगा। और अभी तो हमारा प्रयास, हमारी कोशिश है कि हम वन शॉट्स लेकर के आएंगे। तो उस वन शॉट में मैं आपको जो 9-9, 10-10, 12-12 लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, उसको बिल्कुल 1.5-2 घंटे में बिल्कुल समराइज कर दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल फ्लो चार्ट्स, ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को चीजें समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, उसी में आपके नोट्स भी बन जाएंगे। अब भी तो बस जितना गहराई में जा सकते हो ना, उतना गहराई में जाकर के टॉपिक्स को समझते जाओ। गोरबेचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया था। अब गोरबेचेव जैसे ही आए तो गोरबेचेव ने 2 प्लान अपनाए। पहला तो क्या बोला, पूर्ण रचना करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग हम लोग करेंगे, और दूसरा क्या बोला, खुलापन लेकर के आएंगे। तो रिस्ट्रक्चरिंग में तो क्या है कि हम लोग अब व्यवस्थाओं को बदलेंगे, हम साम्यवाद से लोकतांत्रिक बनेंगे, और खुलेपन में हम लोग अब साम्यवाद से पूंजीवादी की तरफ जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करी गई, मतलब पूंजीवादी बनाने की कोशिश करी, पश्चिम के बराबर लाने की कोशिश करी गई। अब पश्चिम के बराबर लाने की कोशिश का मतलब क्या था, 2 बातें आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला तो पूंजीवाद को अपनाना, और दूसरी बात क्या बोली गई थी, पहला तो पूंजीवाद को अपनाना, और दूसरा यहाँ पे पश्चिम के जो देश है उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेना, संबंधों को सामान्य बनाने का काम।
और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा करा। और ये जो प्रशासनिक ढांचा है, ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसमें भी थोड़ी सी ढील दी जाएगी। मतलब हम लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरे शासन को, पूरे प्रशासन को, सरकार को, अधिकारी सब जो होंगे वो साम्यवादी दल के ही होंगे, नहीं। अब लोकतंत्र के हिसाब से प्रक्रिया होंगी, लोकतंत्र के द्वारा नेता चुने जाएंगे, फिर एग्जामों के द्वारा जो अधिकारी हैं वो सब कुछ आएंगे। तो प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें भी क्या है, ढील दी जाएगी, मतलब थोड़ा सा लूज करा जाएगा, इजी बनाया जाएगा। जब गोरबेचोव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। अब जैसे ही गोरबेचोव भैया ने ये बात कर दी कि भैया सुधार करेंगे, तो अब क्या होता है कि जनता को ऐसा लगना लगा कि हाँ भैया ये नेता ही अब हमारा है। बहुत अच्छी बात बोली है नेताजी ने कि सुधार सुधार सुधार, ठीक है। तो जैसे सुधारों को लागू किया कि हाँ भैया आज से हम लोकतंत्र की बात करेंगे, साम्यवादी जो दल है उसको बंद करते हैं, और व्यवस्थाओं में जैसे ढील दी तो लोगों की आकांक्षाएं, जो लोगों की इच्छाएं थी, जरूरतें थी, जो अपेक्षा, उम्मीदें थी लोगों की। अपेक्षाओं का मतलब क्या होता है, उम्मीद। एक शब्द होता है अपेक्षा और एक शब्द होता है उपेक्षा। बेटा उपेक्षा का मतलब क्या है कि मेरी जो बात थी उसको नकार दिया गया, उसको सुना नहीं गया, तो मेरी इच्छाओं के, मेरी अपेक्षा के, मेरी उम्मीदों के खिलाफ बात हुई है, उसको उपेक्षा कहते हैं। तो लोगों की इच्छाओं को, लोगों की उम्मीदें जो थी उसका ज्वार उमड़ रहा। ज्वार उमड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है, लोग मतलब बिल्कुल फिर तो ऐसे हो गए कि हाँ अब अच्छा मौका है, तो चलो अपनी सारी इच्छाएं अपनी अब तो ले आओ, अब अपनी सारी इच्छाएं लेकर के आ जाओ। तो ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही किसी ने लगाया हो कि भैया कभी गोरबेचोव भैया आएंगे, ऐसे सुधार लेकर के आएंगे और लोग इतना एक साथ खुश हो जाएंगे या इतनी उनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं बाहर निकलेंगी। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच ये थी कि गोरबेचोव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। पर देखिए अब एक बात आपको हमेशा कहूं कि इंसान कभी खुश नहीं होता है, और इंसान की एक बहुत बड़ी फितरत है या उसकी सोच है, मेंटेलिटी है कि वो किसी से खुश नहीं होता है। वो भगवान से भी खुश नहीं होता, वो दूसरे व्यक्ति से भी खुश नहीं होता। भगवान से भी क्या, अरे यार भगवान इतना सा और दे देते ना तो मजा ही आ जाता है यार, थोड़ा सा और, अरे यार भगवान अब इतने का क्या करो बताओ मैं यार। वो कभी खुश नहीं होता है, खुश होना सीखता नहीं है। ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति कुछ काम करे, अरे यार ऐसे करते ना तो यार मजा आ जाता है यार। अब जैसे हम शादियों में जाते हैं तो शादियों में लोग क्या करते हैं, अरे यार सब कुछ अच्छा था यार, मिठाई में मजा नहीं आया यार, मिठाई भी कोई मिठाई थी क्या यार, काहे की मिठाई। और कुछ लोग, अरे यार कैसी बात करो भाई साहब, मिठाई तो बढ़िया थी पर नान के बटर तक नहीं लगा रखा भाई साहब, कैसा नान, मजा नहीं, मजा, और बाकी सब अच्छा था। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि लोग कमी निकालते ही हैं, इसलिए क्या कहेंगे लोग ये हमें नहीं सोचना होता। तो अब गोरबेचोव भैया ने सुधार करे, अब दोनों ही तरफ से उनको बुराइयों ही सुननी पड़ी। अब जो लोग गोरबेचोव भैया के ये जो विचारों से सहमत थे कि हाँ काम तो अच्छा करा है, परंतु गोरबेचोव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए था। गोरबेचोव खुद धीरे 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 काम कर रहा है, इसको बहुत फास्ट स्पीड से काम करना चाहिए, बिल्कुल ही जल्दी 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 सारी चीजें लागू कर दे। अरे भाई वो कर तो रहा है, वो कर तो रहा है, इतना बड़ा बदलाव लेकर के तो आ रहा है। वो बड़े बदलाव धीरे धीरे ही हुआ करते हैं, तेजी से नहीं आया करते। तो अब जो गोरबेचोव के समर्थन में थे, पर वो ये कह रहे थे कि गोरबेचोव ने अच्छा काम किया है पर थोड़ा सा तेजी से काम करना चाहिए था। ये वैसे ही है जो जैसे उनसे पूछा और खाना कैसा, अरे भाई साहब खाना तो बहुत बढ़िया, बस थोड़ी मिठाई ठीक नहीं थी, बाकी सब बढ़िया है। थोड़ा सा नान में बटर और लग जाता ना ऐसा, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। तो वो क्या है, समर्थन में है गोरबेचोव के, पर उसके सिस्टम में कह रहे कि भाई थोड़ा और तेज गति से गोरबेचोव को काम करना चाहिए था। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। तो जो कार्य पद्धति थी, जो गोरबेचोव का जो काम करने का सिस्टम था, उससे धीरज खो बैठे, मतलब धैर्य रखना था। गोरबेचोव ने कहा कि धैर्य रखो, सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे होंगी, पर इन सबको तो तेजी से चाहिए था। तो इनका धैर्य, इनका पेशेंस इन्होंने खो दिया और निराश हो गए, बोले गोरबेचोव भी कुछ ही नहीं कर सकता। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उन्हें नहीं लगा, उन्हें नहीं मिला। तो लोगों ने जैसा सोचा था कि गोरबेचोव ये कर देगा वो कर देगा, पर उनको ऐसा फायदा नहीं मिला। ये गोरबेचोव के समर्थन वाले लोग थे, चाहते थे कि हाँ गोरबेचोव ने जो करा है वो अच्छा करा है, पर उसको और भी तेज गति से करना चाहिए था। उसकी कार्य पद्धति से क्या वो विश्वास खो बैठे थे, धीरज उनका खत्म हो चुका था और उन्हें लगा कि जितना फायदा हमें मिलना चाहिए था उतना फायदा नहीं मिला है। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। अब यहां पर तो क्या है कि थोड़ा सा जो आम जनता है ना, उस आम जनता के विचार झलकते हैं कि हाँ भैया गोरबेचोव जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, पर थोड़ा सा और तेजी से करे तो और भी अच्छा है। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं,
साम्यवादी दल के जो सदस्य हैं वो क्या चाहते थे कि साहब ये जो सोवियत संघ है ये बना रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सोवियत संघ है, ये जो यूएसएसआर है, ये बना रहना चाहिए। और इसी यूएसएसआर में सारी की सारी जो पावर है वो किसके पास रहनी चाहिए? साम्यवादी दल के पास रहनी चाहिए। तो गोर्बेचोव जो भी काम कर रहा है सारे के सारे काम गलत कर रहा है। गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि वो साम्यवादी दल को खत्म करने की बात कर रहा है, वो साम्यवाद को खत्म करने की बात कर रहा है, वो लोकतंत्र को लागू करने की बात कर रहा है, लोकतंत्र को लागू करने की बात करता है। तो इससे तो ये साम्यवादी दल के जितने भी नेता हैं या जितने भी इनके अधिकारी हैं उन सारे के वो विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या है, गोर्बेचोव की बुराई करी, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने बुराई करी, और इस पूरी सोवियत व्यवस्था से जिन लोगों को फायदा मिल रहा था उन्होंने गोर्बेचोव की बुराई करी। बोला कि भैया गलत कर रहा है गोर्बेचोव, इससे देश टूट जाएगा, देश को नुकसान होगा, ये गलत काम है। और सच में नुकसान किसको था? कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को नुकसान था। उनके जो विशेषाधिकार थे वो छीन लिए जाते क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था खत्म हो रही थी। हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बेचोव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का कहना था ये जो गोर्बेचोव कर रहा है ये गलत बात है, ठीक है, इससे ये गलत होगा। और इससे जो हमारी सत्ता, मतलब जो साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी जो सत्ता है, उसकी पावर और उसके जो विशेषाधिकार है, जो उनको विशेष अधिकार हमेशा से मिलते हुए आ रहे हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसे बदलाव होने चाहिए, परंतु थोड़ा धीरे धीरे गोर्बेचोव को करना चाहिए। तो जो गोर्बेचोव के सपोर्ट में थे वो कह रहे थे गोर्बेचोव भैया और जल्दी और जल्दी और जल्दी, और गोर्बेचोव के जो साथी लोग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे वो कह रहे यार धीरे कर भाई, धीरे कर यार क्यों विशेषाधिकार हमारे खत्म कर रहा है, ऐसा काम मत कर। इस खींचतान में गोर्बेचोव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बंट गया। अब इसी खींचतान में क्या हुआ, गोर्बेचोव को दोनों तरफ से ही सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। जो गोर्बेचोव को पहले सपोर्ट कर रहे थे वो कह रहे थे और जल्दी करो और जल्दी करो और जल्दी करो। अरे गोर्बेचोव बोले रुको भाई रुको यार, तो बोला अच्छा नहीं कर रहे तो चलो हटो हम खुद देख लेंगे। और जो गोर्बेचोव को कह रहे थे अरे भाई सुधार मत कर, धीरे कर, बोले नहीं तेजी से करूंगा मैं। अच्छा तेजी से करेगा तू भी जा। तो जो जनता दो गुटों में बट गई, जो कुछ साम्यवादी शासन के पक्ष में थे, मतलब जैसे अधिकारी हो गए, उनके परिवार हो गए, उनके समर्थक हो गए, तो वो उस पक्ष में, अगर दूसरे जो चाहते थे कि नहीं बहुत तेजी से जल्दी से ही आज ही सोवियत संघ खत्म कर दो और मामला रफा दफा करो, तो यहां से गोर्बेचोव भैया को दोनों तरफ से ही सपोर्ट मिलना बंद हो गया। जो लोग उनके साथ थे उनका मोह भंग हुआ, तो जो लोग उनके सपोर्ट में थे उनका मोह भंग हो गया। मतलब जो उनका उनसे प्रेम था गोर्बेचोव भैया से, अब वो खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि बोलो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो, तेजी से काम करना चाहिए था, तो तेजी नहीं दिखा रहे गोर्बेचोव। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बेचोव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरीके से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लगा कि भैया कि जो गोर्बेचोव जो खुद नीतियां लेकर के आए, खुद पॉलिसी लेकर के आए, उनका खुद सही से बचाव नहीं कर पा रहे, उनको खुद सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। मतलब गोर्बेचोव ने जो पॉलिसियां, जो नीतियां लागू करी है, उनको वो खुद सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल एक ऐसा है कि भैया आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊं और मैं खुद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं। आज आप मुझे फिजिक्स दे दो, नहीं कर पाऊंगा एक्सप्लेन। आप खुद बोलोगे यार सर तो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, पर आज पॉलिटी, इको, 9th 10th की सोशल यहां तक पहुंचोगे तो अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तो आप क्या कहोगे यार सर कंफ्यूज हो रहे हैं, सर खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सी बार ऑफलाइन क्लासेस में टीचरों के लिए कहा जाता है सर तो मैम तो खुद कंफ्यूज हो रही है, इनको तो खुद को नहीं पता, ये खुद नहीं कह पा रही है सही कि हाँ भाई जो मैं पढ़ा रही हूँ सही है या गलत है, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर भी ये लोग ये कह रहे हैं कि गोर्बेचोव जो नीतियां लेकर के आया है वो खुद उनको नहीं बचा पा रहा है, वो खुद ये नहीं कह पा रहा भाई ये नीति इस प्रकार से काम होगी और 100% होगी, लागू होगी, सीना ठोक करके कहता हूँ सही है। तो लोग थोड़ा सा इस प्रकार से नाराज हो गए गोर्बेचोव के सपोर्टर्स। फिर हमारा नेक्स्ट जो कारण है वो है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का उभरना। देखिए अब अंदरूनी कमजोरी, राजनीतिक कारण और गोर्बेचोव के सुधार, तीन ये सोवियत संघ के विघटन के कारण हमने देखे। अब लास्ट और फाइनली क्या है, राष्ट्रवादी भावनाएं। हमारे जो वहां के जो लोग हैं, अब क्या है सोवियत संघ जो बना हुआ था अलग अलग राष्ट्रों को मिलाकर करके बना हुआ था, ठीक है, लताविया को मिला लिया, एस्टोनिया को मिला लिया, यूक्रेन को मिला लिया, ठीक है, ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनको मिला लिया। अब धीरे धीरे सभी जो देश है उनकी राष्ट्रवादी भावनाएं उभरने लगी। राष्ट्रवादी भावनाएं उभर नहीं, सब मेरा राष्ट्र है, क्यों हम सोवियत संघ की गुलामी से, क्यों हम साम्यवादी शासन की गुलामी से, हमारा राष्ट्र है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था होगी, हमारा संविधान होगा, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं होंगी, क्यों? जैसे हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए राष्ट्रवादी भावनाएं है ना, साहब मेरा राष्ट्र है, मेरा देश है, देश हमारा, राज उनका, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, संसाधन उनके, संसाधन हमारा और मजे उनके, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, ऐसे नारे लगते हैं ना। हमारा राष्ट्र है,
स्वराज की बात हुई तो क्या कहा गया, हमारा देश, इस पे सब हमारा ही राज होना चाहिए, हमारे देश का संविधान होगा, हमारे देश के संविधान के अनुसार देश चलाएंगे, इसीलिए अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों देश छोड़ करके जाओ, ऐसा बोला। तो अब यहां पर भी यही बात होने लगी, हम क्यों सोवियत संघ की बात सही, क्यों हम वहां पे जो रशिया के केंद्र में बैठ करके जो व्यक्ति पूरे सोवियत संघ पर राज चला रहा, हम उनकी क्यों बात माने, क्यों माने। ये राष्ट्रवादी भावनाएं धीरे धीरे उभरने लगी। और संप्रभुता का जो भाव है, संप्रभुता का मतलब होता है सोवरेनिटी, संप्रभुता का एक अर्थ आजादी है बेटा, कि हम बिल्कुल आजाद रहे। आज भारत है, भारत एक आजाद राष्ट्र तो है, इंडिपेंडेंट तो है, पर उसके साथ साथ सोवरेन भी है। सोवरेन का मतलब होता है, संप्रभु का मतलब होता है कि भैया हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, हम किसी की नहीं मानेंगे। कोई बाहर का देश ये ना कह दे कि हाँ भैया ऐसा करो इंडिया, चल हमें ज्ञान मत दे, हम कर लेंगे, हम हमारा हैंडल कर लेंगे, उससे रिश्ता रखो, नहीं हम हमारा देख लेंगे, हम संप्रभु, हम बिल्कुल फ्री है। एक अगर आपको याद हो तो साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के जा रहा हूँ। साइमन कमीशन भारत आया था, और साइमन कमीशन जब भारत आया तो गो बैक साइमन के नारे लगे। और उस समय जो वाइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने भारत के लिए एक बात कही कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया तो लोगों को कहा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ क्या होता है, उसमें यह कहा गया कि पूरी व्यवस्था भारत अपनी भारत ही संभालेगा, परंतु एक नाम मात्र के तौर पर जो भारत का मुखिया होगा वो ब्रिटेन में बैठा राजा या रानी होगा। मतलब जो ब्रिटेन का मुखिया है वो यहाँ का मुखिया होगा। ब्रिटेन का मुखिया कौन होता है, राजा या रानी होती है, तो नाम मात्र का होगा। तो कुछ नेता जो हैं वो उस बात पे स्वीकार हो गए कि चलो ठीक है, डोमिनियन स्टेटस भी मिलता है तो ठीक है। परंतु जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे नेताओं ने बोला नहीं साहब, डोमिनियन स्टेटस भी क्यों। 1929 तक बात स्वराज की चल रही थी, पर 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन होता है, उस लाहौर अधिवेशन में बात कही गई पूर्ण स्वराज की, पूरा स्वराज, ये नाम मात्र का भी हमें नहीं चाहिए, हम बिल्कुल कंप्लीटली पूरी तरीके से हम लोग आजाद होना चाहते हैं, पूरी तरीके से हम लोग फ्री होना चाहते हैं। और उसी दिसंबर 1929 के सेशन में, लाहौर के अधिवेशन में यह बात कही जाती है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग आजादी मनाएंगे, हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो यहां पर फिर से लोगों में गुस्सा उठा कि एक तो डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, और उसके लिए भी लॉर्ड इरविन ने यह नहीं बताया, एक तारीख नहीं बताई कि इस दिन दे देंगे। तो लोगों में गुस्सा हुआ और पूर्ण स्वराज की मांग उठी। डोमिनियन स्टेटस जिस पे होता है वो पूरे संप्रभु नहीं होते, परंतु हम बिल्कुल फ्री हैं। हमारा देश का सबसे बड़े पद से लेकर के देश के सबसे निचले राजनीतिक पद तक सभी जो होंगे वो भारतीय होंगे, भारतीयों के हिसाब से होंगे। अगर डोमिनियन स्टेटस होता तो वैसे सब कुछ भारत ही चलाता, परंतु नाम मात्र के लिए ब्रिटेन की रानी या ब्रिटेन का राजा भारत का हेड होता, आज फिर राष्ट्रपति का पद नहीं होता। परंतु हमने संप्रभुता को लिया कि साहब हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ भारत का, भारतीयों के हिसाब से ही होगा। इसलिए हमारे देश में क्या होता है, किसी भी विदेशी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोई ये ना बोले अरे इंडिया में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, भाई हो रहा है, हम हैंडल कर लेंगे। हमें मानव अधिकार मत सिखाओ, हमें लोकतंत्र मत सिखाओ, हमें पता है कि क्या मानव अधिकार है। हम वो देश है जिसने कभी भी किसी दुनिया के किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं करा है, हम सभी को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, हम देख लेंगे, आप मत बोलिए। कोई ये बोले कि नहीं नहीं इंडिया तो उसके साथ बहुत ज्यादा संबंध बना रहा है, रिश्ते बना रहा है, इसके साथ नहीं बनाने चाहिए, ये नहीं बनाने चाहिए, बोले आपको नहीं बनाने मत बनाओ, हम बनाएंगे। ये देश हमारी दोस्ती हमारी नहीं है, ये हमारे ऊपर है, हम बिल्कुल संप्रभु, हम बिल्कुल आजाद है। तो अब वो भी जितने जो सोवियत संघ के साथ जो राष्ट्र जुड़े हुए थे उनमें भी संप्रभुता का भाव उभरने लगा कि साहब हम लोग भी बिल्कुल फ्री हो। हमारे देश की सीमाओं पर, हमारे देश के लोगों पर ये रशिया में बैठ कर करके लोग क्यों शासन चला रहे हैं, हम उनकी क्यों बात माने कि ये करो ये मत करो, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, क्यों हम उनकी बात माने। हम संप्रभु बनना चाहते हैं, हम फ्री होना चाहते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना का उभरना और संप्रभुता का भाव आना, यह भी एक बड़ा कारण सोवियत संघ का बनता है, विघटन का बनता है। रूस और बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। अब देखिए रूस के लोग भी दुखी हो चुके थे। बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, बाल्टिक गणराज्य में बेटा 3 आते हैं, और इनको बाल्टिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बाल्टिक सागर है। इसमें कौन कौन से, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। उसके अलावा यूक्रेन, जो कि रूस वर्सेस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, जॉर्जिया, इन सभी में इस चीजों का उभार हुआ राष्ट्रवादी भावनाओं का और संप्रभुता का।
राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। तो राष्ट्रीयता और संप्रभुता के जो भाव उभरे वो सबसे आखिरी और इमीडिएट उस समय में उभरा हुआ कारण सिद्ध हुआ। ठीक है, क्योंकि लोगों में अब ये भाव आ चुका था कि साहब अब हमें सोवियत संघ के साथ नहीं रहना, हम हमारे राष्ट्र में हम हमारे विचारों के हिसाब से रहेंगे, हम संप्रभु बनना चाहते हैं। राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होते या न होते सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। तो ये जो राष्ट्रीयता की भावना है और ये राष्ट्रीयता की जो तड़प है, ये सोवियत संघ के लोगों के अंदर थी। वो आज़ाद होना ही चाहते थे, वो फ्री होना ही चाहते थे। ठीक है, वो फ्री होना ही चाहते थे। चाहे सुधार होते तो भी सोवियत संघ का विघटन होता और नहीं होते तो भी सोवियत संघ का विघटन होता, क्योंकि लोगों का एक लेवल बन चुका था कि भाई बहुत दमन से लिया, बहुत अत्याचार से लिया, बहुत शोषण से लिया, अब नहीं, अब हमें हमारे राष्ट्र के अंदर हम हमारी आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं। तो अंदरूनी संघर्ष जारी ही था। शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। अब ये बात मैंने आपको बताई थी कि भैया सबसे पहले ये सोचा गया था कि जिस दिन भी सोवियत संघ का विघटन होगा ना, तो जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं जिनको कार कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है ना, ये 5 1 2 3 4 5 कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये जो 5 देश हैं ये सबसे पहले अलग होने की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक आधार पर भी रूस से बहुत अलग है और नस्ली लिहाज से भी, और वहां का जो कल्चर है, संस्कृति है, सब कुछ है वो इनसे बिल्कुल अलग है, और आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ये अलग होने की डिमांड करेंगे। पर जब सोवियत संघ ने कहा कि सोवियत संघ का विघटन हो रहा है, उस दिन ये कहते हैं कि नहीं नहीं भैया अलग मत हो। इन 5 के चक्कर में तो फिर क्या करा जाता है, CIS बनाया जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का ग्रुप बनाया जाता है। तो शुरुआत में शीत युद्ध के दौरान में ये माना गया था कि मध्य एशिया जो गणराज्य हैं वो सबसे पहले अलग होंगे, परंतु सबसे पहले अलग होने की बात किसने करी? इन देशों ने करी, एस्टोनिया ने, लताविया ने, लिथुनिया ने, यूक्रेन ने, रशिया ने, इन सब ने। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। परंतु अगर हम देखें तो सोवियत संघ के प्रति जो राष्ट्रवादी जो ये भाव देखने को मिला वो सबसे पहले कहां? इन देशों में देखने को मिला है। इन गणराज्यों के लोगों में भाव घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब इन लोगों को क्या लगता था, ये पूर्वी यूरोप के देश और इन सबको ये लगता था साहब हमारी स्थिति ठीक है, और रशिया हमारी स्थिति ठीक, और सोवियत संघ इन 5 देशों को, कार कंट्रीज को साथ में जोड़े रखने के लिए क्या कर रहा है कि हमारे जितने भी संसाधन है, हमारा जितना भी धन सब कुछ है, वो कहां खर्चा कर रहा है? इन पे खर्चा कर रहा है, क्योंकि इनको भी साथ में बनाए रखे, नहीं तो ये अलग हो जाएंगे तो सोवियत संघ को नुकसान होगा। मतलब ये जितने भी पूर्वी यूरोप देश हैं, बाल्टिक देश हैं, इनको ऐसा लग रहा था कि हमारे भी जो हिस्से का धन है, हमारे भी हिस्से के जो संसाधन है वो कहां पे खर्च करे जा रहे हैं? मध्य एशियाई गणराज्यों पे खर्च करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ चाहता है कि वो भी उनके साथ मिले रहे। तो उनके पिछड़ेपन की जो कीमत चुकानी पड़ रही है हमें चुकानी पड़ी, ऐसा इनका मानना था। तो ये 4 जो बड़े कारण है, ये 4 कारण माने जाते हैं सोवियत संघ के विघटन के। पहला, अंदरूनी कमजोरी, अंदर से पूरा सिस्टम कमजोर हो चुका था, खोखला हो चुका था। दूसरा माना गया राजनीतिक कारण, जो पॉलिटिकल कारण है, ये कारण माने गए। तीसरा, गोर्बेचोव भैया के सुधार, आपको भैया नहीं लिखना है, गोर्बेचोव के सुधार लिखना है। और फिर चौथा, राष्ट्रवादी जो भाव है और संप्रभुता के भाव है उसका उभार होना। ये 4 बड़े कारण हैं सोवियत संघ के विघटन के। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट वाला, राष्ट्रवादी भाव का उभार होना। जब लोगों में राष्ट्रवादी भाव आ गया, जब जनता बिल्कुल एकजुट हो गई, तब तो फिर चाहे सुधार होते या ना होते वो तो बदलाव आना ही था। ओके, इसी के साथ अपना जो आज का लेक्चर है उसको यहीं विराम देते हैं। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आज का लेक्चर कैसा लगा आप मुझे भी बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि और कुछ भी ऐसा कारण हो सकता था जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ हो? कहाँ कमी रह गई सोवियत संघ के सिस्टम में? आप भी कमेंट करके बताइएगा। और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को बढ़ाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।